हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपके एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिपीटेड टॉपिक वर्सेस रीफ्रेम टॉपिक दैट हैज बीन आस्क्ड इन सीएसआई यूजीसी नेट एग्जाम। तो देखिए, ये जो भी मैं बातें कह रही हूँ वो आपको कह रही हूँ 2011 से लेके 2023 के पेपर एनालिसिस के बेसिस पे, क्योंकि इस कैटेगरी में पिछले 5 साल से पढ़ा रही हूँ। तो जब हम पेपर का एनालिसिस करते हैं तो हमको एक रफ आइडिया मिलता है कि कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं या कितने क्वेश्चन जो है रीफ्रेम हो रहे हैं। लेकिन जैसे कि आपको पता है, आपके सीएसआई नेट का पेपर बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। मतलब कभी कभी आपको आपके मन चाहे अनुसार जो है हर एक यूनिट से जो है डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है क्वेश्चन का, और कभी कभी बहुत अनयूजुअल सा पेपर चला आता है जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसी बात को देखने वाले हैं कि सीएसआई में क्या क्वेश्चन रिपीट ज्यादा होते हैं या रीफ्रेम ज्यादा होते हैं, और रीफ्रेमिंग का मतलब क्या होता है। काफी ऐसे बच्चे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता कि ये रीफ्रेम है क्या। रिपीट तो वो समझ लेते हैं कि हाँ भाई क्वेश्चन दोहरा दिया गया है उसमें बिना कुछ बदलाव किए हुए, लेकिन ये रीफ्रेमिंग है क्या। तो इस वीडियो में जरा हम उसी के बारे में समझेंगे, एज वेल एज की पॉइंट के बारे में समझेंगे कि कितने % क्वेश्चन में क्या बदलाव आ रहे हैं और आप उसके लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं। लेट्स प्रोसीड। तो सबसे पहले एक बेसिक डिफरेंस जानते हैं कि रीफ्रेम एंड रिपीट में होता क्या है। रीफ्रेम या रिपीटेड क्वेश्चन होते क्या हैं। तो देखिए, रिपीट क्वेश्चन क्या होता है। रिपीट क्वेश्चन को आप एक तरीके से डुप्लीकेट मान सकते हो। डुप्लीकेट क्वेश्चन मतलब कि एक क्वेश्चन को कॉपी किया, पेस्ट कर दिया बिना कोई चेंजेस किए हुए, कोई लैंग्वेज में चेंज नहीं हुआ, कोई ऑप्शन में शफलिंग नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, जैसे क्वेश्चन था वैसे का वैसा ही कॉपी पेस्ट कर दिया गया, उसे हम रिपीटेड क्वेश्चन का नाम देते हैं। लेकिन रीफ्रेम क्या होता है। रीफ्रेमिंग में मान लीजिए बोल दिया गया कि एक फैक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल बोल दिया गया कि एक एक्स नाम का जीन है जो कि नोज बनाने का काम करता है, राइट। तो पहली बार जब ये क्वेश्चन आएगा तो बोल देगा कि एक्स जीन का फंक्शन बताओ कि एक्स जीन क्या करता है। ऑप्शन में होगा कि नोज बनाता है, ईयर बनाता है एंड सो ऑन, इस तरीके से ऑप्शन होगा। अब अगर मैं कहूं कि यही क्वेश्चन दूसरे साल में या किसी और अटेम्प्ट में रीफ्रेम होके आएगा तो कैसे आएगा। तो अब बोला जाएगा कि नोज बनाने के लिए बताओ कौन सा जीन काम में आता है। ऑप्शंस में होंगे एक्स जीन, वाई जीन, जेड और डब्ल्यू जीन। अब आप कहोगे कि मैम ये तो पूरा नया क्वेश्चन हो गया, बट ये नया क्वेश्चन ही है, रीफ्रेम ही है। यानी इंफॉर्मेशन लगभग यही यूज की गई है 80%, बस क्वेश्चन को शफल कर दिया है एक तरीके से, या फिर आप कह सकते हो थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया है। पहले उन्होंने आपसे जीन पूछ लिया था नोज बनाने के लिए, और आप पूछ दिया है कि नोज बनने के लिए कौन सा जीन चाहिए। लेकिन आप ध्यान दें तो कंसेप्ट इन्हीं दो ऑप्शन की तरफ जो है घूम रहा है। यानी एक्स जीन की ही बात हो रही है, नोज बनने की ही बात हो रही है, कुछ अलग से नहीं किया जा रहा है। अब ये एक केस होता है जिसमें कि 80% चीजें जो हैं रीफ्रेम होके चली आती है और 20% नया ऐड कर दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि 100% पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन ही रीफ्रेम हो जाता है। जैसे ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, इसको हम कहते हैं 100% रीफ्रेमिंग। मतलब कि एक तरीके से जो इंफॉर्मेशन पहले था उसी को बस इन्वर्ट करके, शफल करके सारे ऑप्शन को डाल दिया है। मतलब इसी क्वेश्चन को जो है वापस से एक तरीके से पूछा गया है और सारा इंफॉर्मेशन वही दे दिया गया है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर जो है नोज बनने के साथ साथ यहाँ पूछ देता कि ईयर बनने के लिए भी कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा रेस्पेक्टिवली। तो आपको कोई ऐसा ऑप्शन चूज करना पड़ता कि एक्स के साथ साथ कोई ऐसा भी जीन का नाम हो जो कि ईयर बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो। तो उसे हम कहते हैं कि ये पूरा रीफ्रेमिंग नहीं हुआ, लेकिन कुछ रीफ्रेमिंग हुआ और कुछ नए इंफॉर्मेशन ऐड कर दिए गए। तो इसको हम बोलते हैं रीफ्रेम करना। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फोटोग्राफ है, उसका शीशा अगर टूट जाता है तो आप उसको क्या करते हो, दोबारा से फ्रेम करवाते हो। तो ध्यान रखिए, आपकी वो फोटो सेम है, लेकिन इस बार जो आपने फ्रेम कराया है उसकी क्वालिटी थोड़ी अलग होगी, उसका डिजाइन थोड़ा अलग होगा, वो देखने में थोड़ा सा अलग होगा। लेकिन जो उसका मेन जिस्ट है, दैट इज फोटोग्राफ, जो उस फ्रेम के अंदर थी, वो फोटोग्राफ सेम की सेम है। यानी आप ये कह सकते हो कि क्वेश्चन का जो बैकबोन होगा वो बैकबोन सेम आपको देखने को मिल सकता है रीफ्रेमिंग के केस में। हाँ, ये बोलिए कि आस्क क्या होगा उनका, क्या पूछेंगे वो विद टाइम चेंज हो सकता है। ठीक है, मतलब उस क्वेश्चन में वो क्या पूछना चाहेंगे वो चेंज हो सकता है, लेकिन जो बैकबोन होगा क्वेश्चन का वो सेम रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम रीफ्रेम की कैटेगरी में डालते हैं। तो चलिए कुछ की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर ये एक सवाल जो है कि सीएसआई नेट में ज्यादा क्वेश्चन रीफ्रेम होते हैं या ज्यादा रिपीट होते हैं, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो रीफ्रेम होते हैं। रिपीट के गिने चुने केसेस देखे गए हैं।
इसलिए पहले के जो पेपर है ना, उसमें आप किसी से भी पूछोगे कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो कोई भी आपको बोलेगा कि 1% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगेन आई एम सेइंग, रिपीट का मतलब है कॉपी पेस्ट कर देना क्वेश्चन को। उस क्वेश्चन में कुछ चेंजेस नहीं आए हैं, ना ऑप्शन में, ना क्वेश्चन की लैंग्वेज में, कुछ भी नहीं। जैसे क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट जो होते हैं उसको हम कहते हैं रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो रिपीट क्वेश्चन नहीं आते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मतलब एक वर्ड शिफ्ट कर दिया जाता है, तो उसको कुछ कुछ लोग रिपीट की कैटेगरी में डालते हैं, बट मैं उसको रिपीट की नहीं, रिफ्रेम की कैटेगरी में डालती हूँ। रिपीट का मतलब ही हो गया कि चीजें वापस से वही पूछ ली गई हैं। तो 1% केसेस में आपको कहीं कहीं पे रिपीटेशन देखने को मिलेगा, लेकिन क्योंकि हम 1% के बेसिस पे रिलाई नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जो हम मैक्सिमम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो सीएसआर में मैक्सिमम क्वेश्चन रिफ्रेम होते हैं। ठीक है, और रिपीटेशन का जो केस है वो बहुत मिनिमम देखा गया है। इसीलिए आप इस बात पे रिलाई मत कीजिए कि एक जैसे क्वेश्चन आपने पढ़ लिए, अब आप ये सोच के रखिए कि वापस से वही रिपीट हो जाएगा। नो, अगर वो कंसेप्ट रिपीट हो सकता है, क्योंकि देखिए आपके पास सिलेबस लिमिटेड है, 13 यूनिट है, ऑब्वियसली उन 13 यूनिट में से ही क्वेश्चन बनेंगे, और एक नया यूनिट से अचानक से जो है क्वेश्चन नहीं बनेगा। यानी यूनिट तो आपके पास स्पेसिफिक है, तो यानी यूनिट तो रिपीटेशन में आएंगे, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। लेकिन उनसे जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसमें मैक्सिमम आपको रिफ्रेमिंग का केस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो रिफ्रेम किन टॉपिक्स के मैक्सिमम देखने को मिलते हैं, तो जो कॉमन टॉपिक है, जिसको कि हम एक तरीके से आप कह सकते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी मानते हैं, उन टॉपिक में से आपको फॉर श्योर रिफ्रेमिंग देखने को मिलेगी। मैं इस वीडियो मतलब आई मीन ये सारा इंफॉर्मेशन देने के बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगी रिफ्रेमिंग के। तो जो मैक्सिमम रिफ्रेमिंग है वो कॉमन टॉपिक एज वेल एज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे देखे जाते हैं। अक्सर जो कॉमन टॉपिक है वही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी को भी फॉलो करते हैं। अगर आप चाहें तो इस टॉपिक पे जो है एक वीडियो अवेलेबल है, 30+ इंपॉर्टेंट टॉपिक टीचिंग पाठशाला पे, आप उसको देख सकते हैं। वहां पे मैंने उन टॉपिक्स के बारे में बताए हैं जो काफी ज्यादा कॉमन है, या फिर आप कह सकते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पे जो है रीफ्रेमिंग के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं, तो अब नए क्वेश्चन को भी फ्रेम किया जा रहा है। नया क्वेश्चन मतलब कि एक ऐसा टॉपिक जिससे कि कभी उस टाइप का क्वेश्चन जनरेट ही नहीं हुआ है, लेकिन अब उस टाइप के क्वेश्चन जनरेट होने लगे हैं। मतलब कि एक तरीके से वो न्यू फ्रेमिंग है क्वेश्चन की। अब उसके जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन आपको फ्यूचर में जरूर मिलेगा, तब हम कहेंगे कि उस क्वेश्चन को रिफ्रेम किया गया है। लेकिन क्योंकि अभी फिलहाल में ऐसा केसेस है कि आपको न्यू क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखने को मिल रही है, तो कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैम क्या हम रीफ्रेम पे ही डिपेंडेंट रह सकते हैं सीएसआर की प्रिपरेशन के लिए। तो मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि कभी भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे या रीफ्रेमिंग पे ही डिपेंडेंट मत रहें। ये सारे जो टिप्स होते हैं वो आपको आपके मार्क्स मैक्सिमाइज करने में मदद करते हैं। अगर आप इन सारे की पॉइंट्स को इस्तेमाल करके आप सोचो कि आप एग्जाम क्लियर कर लोगे, तो वो बहुत बॉर्डर लाइन वाला कोशिश हो जाएगा, जो कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्योंकि आपको ये नहीं बोलना है कि फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ आप ये एग्जाम ही क्लियर नहीं करोगे, आपको इंटरव्यू भी क्लियर करना है। और इंटरव्यू भले आप एग्जाम कुछ भी करके क्लियर कर लो, लेकिन इंटरव्यू आपके अपने नॉलेज से ही क्लियर होता है, और नॉलेज के लिए पढ़ना जरूरी होता है, एंड पढ़ने के लिए मैक्सिमम यूनिट आपको टारगेट करना जरूरी होता है। तो इसीलिए स्पेसिफिक लर्निंग आपको, जैसे मान लीजिए कुछ कुछ बच्चे होते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हम सिर्फ पढ़ेंगे, वो सिर्फ उन बच्चों के लिए होता है जो कि ऑल ऑफ सडन ट्राई करना चाहते हैं। लेकिन अगर एक सिंसियर स्टूडेंट है जिससे कि मैक्सिमम मार्क्स लेकर अच्छे रैंकिंग के साथ एग्जाम क्लियर करना है, तो उसे अपने सिलेबस का मैक्सिमम पोर्शन टारगेट करना होगा। और ये जो टिप्स होते हैं वो उन स्टूडेंट्स को अपने मार्क्स को एक स्पेसिफिक एरिया में बढ़ाने में मदद करते हैं। अब अगर हम नए क्वेश्चन की बात करें, तो ऑब्वियसली नए क्वेश्चन के लिए आपको हमेशा ही रेडी रहना पड़ेगा। नए क्वेश्चन किसी भी टाइप के बन सकते हैं, वो आपको आ भी सकते हैं, वो आपको नहीं भी आ सकते हैं। इन दोनों चीजों के लिए रेडी रहना पड़ता है। और इस नए क्वेश्चन से रिलेटेड ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस मैं भी जो है नवंबर के मंथ से शुरू करूंगी, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो आप उससे भी जो है अपनी कोशिशों को देख सकते हैं कि आपने कितना लर्न किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इन डेप्थ नॉलेज इज नीडेड। चाहे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हो, न्यूली फ्रेम हो रहे हो या रीफ्रेम हो रहे हो, आपको इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत पड़ेगी ही। आप ये सोचोगे कि सिर्फ ओवरव्यू पढ़ के मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूं, तो हार्डली कुछ परसेंटेज में तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन आप चाहोगे कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो चाहे कोई आप रीफ्रेम्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो या न्यूली फ्रेम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, दोनों केस में ही आपको इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। और जब क्वेश्चन रीफ्रेमिंग होता है, जैसे मैंने कहा, ऐसा जरूरी नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो है ए बी सी डी, वापस से इसी क्वेश्चन को रिपीट किया गया, लेकिन ऑप्शन पूरे चेंज कर दिए गए, बस एक ही ऑप्शन रखा गया ए, उसके बाद रख दिया गया ई एफ जी। ऑफ कोर्स अगर पहले आपका आंसर ए था तो अभी भी आंसर ए ही होगा अगर क्वेश्चन सेम है, लेकिन आपके बाकी सारे ऑप्शन बदल दिए गए। इसको हम कहते हैं कि आपको एक से दो नए स्टेटमेंट देखने को मिल सकते हैं।
तो ये था लाइक थोड़ा सा जो कंफ्यूजन था आपका, उसको मैंने दूर करने की कोशिश की है कि रीफ्रेमिंग क्या होता है क्वेश्चन का, जिसमें कि बैकबोन सेम रहता है और जो आस्क होता है क्वेश्चन का यानी टारगेट कि वो क्या पूछना चाहता है उस क्वेश्चन में, वो चेंज हो सकता है। एंड रिपीटेड का मतलब होता है पूरा डुप्लीकेटेड क्वेश्चन यानी कॉपी पेस्ट कर दिया गया है क्वेश्चन। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल प्रेजेंट करती हूँ, मैं रिपीट का भी एग्जाम्पल प्रेजेंट करूंगी एज वेल एज रीफ्रेम का भी एग्जाम्पल प्रेजेंट करूंगी। ये क्वेश्चन जो है एक तरीके से डेवलपमेंटल बायोलॉजी दैट इज यूनिट नंबर 5 से मैंने आपको मतलब दिखाने के लिए लिया है। 2014 की बात करते हैं, 2018 की, दोनों ही साल में जो है सी एलिगेंस से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें इनका मेन आस्क जो है वो है P1 एंड AB सेल का स्पेसिफिकेशन पूछना है। पहले वाले क्वेश्चन में भी सेम आंसर जाएगा, सेकंड वाले क्वेश्चन में भी सेम आंसर जाएगा, बट सेकंड वाले क्वेश्चन में जो है इन्होंने थोड़ी सी चीजों को यहां बढ़ा दिया है कंपेयर टू दिस एरिया। तो ये जो रीफ्रेमिंग है, आप ये कह सकते हो कि इस केस में जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे 60-40 पे जाती है, मतलब कि 60% क्वेश्चन जो है एक तरीके से रीफ्रेम किया गया है एंड 40% इंफॉर्मेशन नया ऐड किया गया है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को आप करते हो तो ये क्वेश्चन भी आप इजीली कर लोगे, आप इसको रीड करके देख लीजिएगा, इजीली आराम से हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द रीफ्रेमिंग। अगेन एक और एग्जांपल लेते हैं, 2017 में क्वेश्चन एक आया था एंड 2022 में आया था, यानी रिसेंट ईयर में आया था। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है मेनली P1, P2 एंड EMS सेल रिलेटेड, जो कि सी एलिगन में देखा जाता है। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है, P1, P2 EMS रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे जो रेशियो है वो लगभग 70-30 का है, मतलब 70% जो है आपको न्यू स्टेटमेंट फ्रेम किया गया है एंड 30 जो है 30% आपको न्यू स्टेटमेंट फ्रेम किया गया है एंड 70% जो है ये क्वेश्चन रीफ्रेम हुआ है। यहाँ तो मैंने सिर्फ 2 एग्जांपल प्रेजेंट किए हैं, इसके और भी एग्जांपल है, मतलब सेम ऐसा ही क्वेश्चन और भी काफी टाइम जो है मेनली रीफ्रेम हुआ है। तो ये अगेन एक एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट देखिए 2022 की बात करते हैं, सितंबर और यहाँ पे दिसंबर 2015। यहाँ पे मेनली जो है जो सेल्स होते हैं दैट इज P3, P4, P5, P6, P7, P8, इन सारे सेल्स के बारे में जो है यहाँ पे एक तरीके से प्रॉपर्टीज देकर पूछा गया है एंड सेम केस यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे कंडीशंस अलग कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं रीफ्रेमिंग की बात करूं तो यहाँ पे 50% जो है ये रीफ्रेम किया गया है एंड 50% न्यूली पोर्शन ऐड किया गया है, लेकिन जो बच्चा ये क्वेश्चन सॉल्व करेगा वो बच्चा ये भी सॉल्व कर लेगा, दैट इज द रियलिटी। इसीलिए देखिए, अब दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हो, ये एक रियलिटी है कि आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। अगर आपके पास ये इन डेप्थ नॉलेज नहीं है तो चाहे क्वेश्चन ये हो या ये हो, आप कोई भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। और एग्जांपल देखते हैं, यूनिट नंबर 5 से देखते हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी से, जैसे 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था एंड ये 2020 में पूछा गया है। दोनों ही केसेस में मेनली बाइकॉइड रिलेटेड की, इस बाइकॉइड को जो है मान लीजिए एंटीरियर में डाल दिया, पोस्टीरियर में डाल दिया या मिडिल में डाल दिया, तो क्या फिनोटाइप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इन्होंने 3 फिनोटाइप के बेसिस पे सवाल पूछा था, उन तीनों में से किसी एक के बेसिस पे यहाँ पे सवाल पूछ दिया। तो इसका जो भी स्टेटमेंट था, अगर आप ये क्वेश्चन करते हो तो ये क्वेश्चन तो आपसे इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है एक तरीके से 90% रीफ्रेमिंग हुई है, यानी सेम क्वेश्चन लगभग दे दिया गया विथ 10% चेंजेस। यहाँ की डिमांड थोड़ी ज्यादा थी 3 फिनोटाइप के साथ, यहाँ पे सिर्फ 1 फिनोटाइप के साथ है। सेम अगेन यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे होम्योटिक सेलेक्टेड जीन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है 2023 जून में, फिर 2014 दिसंबर में जो है अगेन होम्योटिक सेलेक्टेड जीन से रिलेटेड जो है यहाँ पर म्यूटेशन पूछा गया है। ये एक सिंगल ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है और ये कॉम्बिनेशन टाइप ऑप्शन है, लेकिन दोनों का जो आस्क है देखिए, यहाँ पे भी अल्ट्रावाइथोरिक जीन को टारगेट किया गया है और यहाँ पे भी अल्ट्रावाइथोरिक जीन को ही टारगेट किया गया। यहाँ पे जीन के बारे में मेंशन करके फिर यहाँ पे फिनोटाइप पूछा गया है, राइट, और यहाँ पर फिनोटाइप देकर आपसे जीन पूछा गया है, वही वाला केस जो अभी अभी जस्ट मैंने आपको एग्जांपल में बताया था। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में जीन दिया है और बोला है बताओ फिनोटाइप क्या होगा, यहाँ फिनोटाइप दे दिया है, बोला है कि बताओ जीन क्या होगा, तो इन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ भी जो आपकी रीफ्रेमिंग है वो 80% से ज्यादा रीफ्रेमिंग आपको देखने को मिल रही है एंड आई एम डैम श्योर कि जो बच्चा ये क्वेश्चन कर लेगा वो बच्चा ये क्वेश्चन भी कर लेगा। अगेन एक और एग्जांपल देखते हैं, काफी क्लोज एग्जांपल है ये अगेन 2017 एंड 2019 का क्वेश्चन है, जिसमें कि मेनली पूछा गया है एक तरीके से कि डोमिनेंट नेगेटिव GSK3 को एक्सप्रेस करवाया गया है वेंट्रल सेल में। ओके, ये है क्वेश्चन का आस्क। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी एक तरीके से डोमिनेंट नेगेटिव GSK3 को वेंट्रल सेल में एक्सप्रेस करवाया गया है, यानी दोनों का जो आस्क है वो सेम है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, यहाँ पर अलग से शुरू किया गया क्वेश्चन को, यहाँ पे शुरू अलग से किया गया है, क्वेश्चन की शुरुआत अलग हुई है, लेकिन जो रीफ्रेमिंग है इनफैक्ट यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा कि भाई सेकेंडरी एक्सेस फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे भी आंसर ये हो जाएगा कि सेकेंडरी एक्सेस फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे सेकेंडरी एक्सेस का सेकंड ऑप्शन है, यहाँ थर्ड ऑप्शन है। तो ये जो क्वेश्चन था ये मोर देन 90% इसका रीफ्रेमिंग हुआ है, लगभग 90% भी आप नहीं कह सकते हो, 100% ही लगभग एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हम पूरा 100% इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि
क्वेश्चन में जो थोड़ा बहुत लैंग्वेज यूज किया गया है वो कुछ बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन जो आस्क था वो आस्क जो है सेम था 100 के 100%। तो ये एक और बेस्ट एग्जांपल था रीफ्रेमिंग का। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे भी जैसे कि XBRA जीन के बारे में बताया गया है, ये क्वेश्चन जो है फ्रॉग के डेवलपमेंटल बायोलॉजी से लिया गया है, ये भी फ्रॉग के डेवलपमेंटल बायोलॉजी से लिया गया है। और यहाँ भी जो है XBRA जीन के बारे में ही बताया गया। अगर आप इनफैक्ट ऑप्शन देखेंगे ना तो आपको ऑप्शन में भी काफी ज्यादा सिमिलरिटी मिलेगी, मतलब दोनों में से कोई भी आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी इजिली हो जाएगा। एक आपसे पूछा गया है 2022 में और दूसरा आपसे पूछा गया है 2019 में। अगला एक सवाल ले लेते हैं, एंटीना पीडिया जीन पे जो है क्वेश्चन पूछा गया था, ये लगभग 2020 में पूछा गया था। ओके, सेम क्वेश्चन मिलता जुलता जो है 2017 में आया था। दोनों का जो आस्क है थोड़ा बहुत डिफरेंट है, इसमें 50% जो है 50% आप कह सकते हो कि रीफ्रेमिंग हुई थी और 50% जो है न्यू पोर्शन को आई मीन टू से न्यू स्टेटमेंट को यहाँ पे ऐड कर दिया गया था। लेकिन क्योंकि आप एंटीना पीडिया इन डेप्थ पढ़ेंगे तो इजिली दोनों के दोनों क्वेश्चन ही आपसे सॉल्व हो जाते हैं। अगेन यहाँ पे स्पेसिफिकेशन से क्वेश्चन है डेवलपमेंटल बायोलॉजी से, जैसे कि आप देख सकते हैं इन केस कि यहाँ पे जो है मेनली पूछा गया कि कौन से टाइप का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और आपको यहाँ कंडीशन पढ़ने पड़ेंगे, दो ही आपके पास ऑप्शन होंगे, या तो ऑटोनॉमस या तो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। दोनों के कंसेप्ट सेम टू सेम रन करते हैं, यानी पूरा बैकबोन जो है, पूरा का पूरा बैकबोन दैट विल बी सेम, और यही तो होता है रीफ्रेमिंग। अगर आप इसको पढ़ेंगे आप इजिली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अगर आपने स्पेसिफिकेशन चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है तो। अगला और बात करते हैं यहाँ पे, अगेन ये भी इकोलॉजी का क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन रीफ्रेम है। इनफैक्ट आप इसको जो है 100% रीफ्रेमिंग कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ सेम है, बस ये वाली क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो ये वाली वैल्यू चेंज कर दी गई। यहाँ 600 to 645 है, यहाँ 40 to 46 है। यहाँ पे जो है एक तरीके से पीरियड जो यहाँ पर बर्थ रेट देके रखा है 0.5 और यहाँ पे जो बर्थ रेट देके रखा है वो है 0.125। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जो मैथमेटिकल चीजें होती हैं, कि पूरा स्टेटमेंट मोर और लेस सेम रहता है। जैसे यहाँ पे भी स्टेटमेंट का जो आस्क है वो सेम टू सेम है, बस जो ऑप्शंस है या फिर जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है उसे बदल दिया गया है। अगेन यहाँ पे भी सेम एग्जांपल है, जो कंसेप्ट है वो k/2 का ही कंसेप्ट है। एक को यहाँ बहुत इजी लैंग्वेज में पूछा गया है, दूसरे को यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा गया है। लेकिन अगेन दिस इज एग्जांपल ऑफ रीफ्रेमिंग, क्योंकि रीफ्रेमिंग का मतलब नहीं हमेशा ये नहीं होता है कि हाँ आज एक्स पूछ दिया तो कल वाई पूछेगा, फिर परसों वाई पूछ दिया तो फिर एक्स पूछेगा, ऐसा नहीं होता है। चेंजेस होते हैं, जैसे मैंने कहा कि काफी चीजें जो है ऐड होती हैं या फिर रिमूव होती हैं, लेकिन इस तरीके से रीफ्रेमिंग होती है क्योंकि इन दोनों को ही k/2 कंसेप्ट से सॉल्व किया जा सकता है और कोई नया कंसेप्ट नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ये 2018 जून का है और ये फेब 2022 का है। दोनों ही क्वेश्चन का मोर और लेस डिमांड एक ही है, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको आइलैंड बायोजियोग्राफी का जो थ्योरी है वो अगर आप इन डेप्थ में पढ़ते हैं दोनों के दोनों क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मोर और लेस दोनों में एक ही कंसेप्ट लग रहा है। अगला बात करते हैं ये जो क्वेश्चन है, ओके यस, अभी तक मुझे यही क्वेश्चन जो है एक रिपीट के ऑप्शन में मिला है। आप चाहें तो लाइन बाय लाइन इसको पढ़ सकते हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। और ये रहा सितंबर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये फेब 2022 में पूछा गया है। बट यू नो व्हाट, इसका एक और भी एक ड्रास्टिक चीज मुझे देखने को मिला कि एक अटेम्प्ट में इस क्वेश्चन को चैलेंज किया गया था तो उसके आंसर बदल दिए गए, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में इस क्वेश्चन को चैलेंज नहीं किया गया तो इसके आंसर नहीं बदले गए हैं। इसलिए दोनों अटेम्प्ट में जो आंसर दिए गए हैं वो अलग अलग हैं, जिसमें से एक अटेम्प्ट का आंसर सही है, दूसरे अटेम्प्ट का आंसर जो है एक तरीके से गलत है। आप चाहें तो लाइन बाय लाइन इसको पढ़ लीजिए, सारा का सारा ऑप्शन यहाँ पे सेम टू सेम है। इसे कहते हैं रिपीट क्वेश्चन। लग रहा है जैसे किसी ने कॉपी पेस्ट कर दिया है यहाँ पे। आप चाहे तो इसको रीड करके देख लीजिए, आपको इजिली समझ में आ जाएगा कि यस ये पूरा क्वेश्चन जो है एक तरीके से कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। अब ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, देखिए ये जो है रिपीट होना इज आई थिंक वेरी रेयर केस, ठीक है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, इसलिए हम रिपीटेशन पे कभी डिपेंड नहीं रह सकते हैं। बट यस ऐसा केस हुआ था, जब मैं देखी थी तो मैं थोड़ा शॉक हुई थी कि ये कैसे रिपीट हो गया। CSI में तो रिपीट होना बहुत ही रेयर केस है। बट ठीक है, जो भी ऑप्शन है आपके पास वो आप देख सकते हैं कि सारा का सारा ऑप्शन ही जो है यहाँ पे मैच हो रहा है। इवन जो इन्होंने ऑप्शंस बनाए हैं AB BC AC BD, AB BC AC BD लगभग सेम टू सेम है। सितंबर 2022 में इट वाज अ क्वेश्चन ID 270 और यहाँ पे जो है फेब में इट वाज 271। ऑप्शन ID भी देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा वैरी किया है, लेकिन जो ऑप्शन के कॉम्बिनेशन है वो वैरी यहाँ पर नहीं किए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन एक देख लेते हैं जो कि 2016 एंड 2023 का जो है केस देखा जा सकता है। यहाँ पे इन्होंने 3 टाइप का एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है और यहाँ पे जो है कोई 2 टाइप का पूछ लिया है। तो ये जो रीफ्रेमिंग है ये भी लगभग आप कह सकते हो कि मोर देन 90% की रीफ्रेमिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि जो आस्क है क्वेश्चन का यानी जो पूछा जा रहा है और जो बैकबोन है वो लगभग 90% सेम है। अगर आपसे ये क्वेश्चन हो जाता है तो आपसे ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं दैट इज मार्क रिकैप्चर टेक्निक पे, जो कि अगेन इकोलॉजी का टॉपिक है। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये सब रिपीटेशन भी नहीं रीफ्रेमिंग है, जिसमें कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो है चेंज कर दी जाती है। यानी जो ये कहीं पे
वैल्यू आपको कुछ और दे दी जाएगी, किसी और क्वेश्चन में कुछ और दे दी जाएगी, लेकिन जो आस्क है, क्वेश्चन का आस्क और बैकबोन ये पूरा का पूरा सेम रहता है। तो ये जो है ये एक तरीके से आपका 100% रीफ्रेमिंग का केस हो जाता है। ये इस तरीके से क्वेश्चन रीफ्रेम होते हैं, वैल्यू बदलती रहेंगी, क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा ये ट्विस्ट करेंगे, लेकिन जो आस्क होगा यानी जो पूछना चाहते हैं कि हाँ भाई एस्टिमेटेड पॉपुलेशन साइज बताओ, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन साइज, यहाँ पे भी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन साइज एंड यहाँ पे भी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन साइज। तो देख सकते हैं आप हर जगह की जो आस्क है, जो डिमांड है कि भाई तुमको पता क्या करना है, वो हर जगह का सेम है। अगेन यहाँ पे एक और एग्जांपल है जिसमें कि इस ग्राफ को देके यहाँ पे जो है एक तरीके से पूछ दिया गया है कि इस कैटेगरी में, इस कैटेगरी में और इस कैटेगरी में कौन आता है, और यहाँ पे डायरेक्टली एग्जांपल की फॉर्म में दे दिया गया है। ये भी एक रीफ्रेमिंग है, लेकिन यहाँ पे इसको भी ऐड किया गया था, तो ये मैक्सिमम रीफ्रेमिंग में नहीं आता है, लेकिन अगर देखा जाए तो आधा क्वेश्चन 50% क्वेश्चन जो है रीफ्रेमिंग का केस हो जाता है, और 50% जो है इसमें न्यू स्टेटमेंट एंड न्यू कंडीशंस ऐड कर दिए गए हैं। अगेन एक और एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने आता है सितंबर 2022 शिफ्ट 2 एंड सितंबर 2022 शिफ्ट 1 का। इसमें भी जो है क्वेश्चन एक तरीके से इसको हम आप ये कह सकते हो कि डायरेक्टली रीफ्रेमिंग नहीं कहेंगे, क्योंकि ये एक ही एग्जाम का पेपर है, सिर्फ शिफ्ट अलग थे। तो यहाँ पे पूछ दिया गया था इन्वेसिव इंसेक्ट पेस्ट स्पीसीज, और यहाँ पे बोल दिया गया था इन्वेसिव स्पीसीज। दोनों में जो है केसेस पूछे गए थे कि किस टाइप में ये आते हैं, ठीक है। तो अगेन ये एक तरीका हो गया, ये एक एग्जाम्पल हो गया आपके सामने कि क्वेश्चन कैसे रीफ्रेम होते हैं। इनफैक्ट आप चाहो तो इस ऑप्शन को जो है एक तरीके से रिपीटेशन का भी पार्ट मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो आस्क है वो मेनली क्या है, वो इनवेसिव की है, और यहाँ भी आस्क इनवेसिव की ही है। तो ये कुछ हद तक रिपीटेशन में भी आ जाता है एंड कुछ हद तक जो है रीफ्रेमिंग में भी चला आता है। अगला सवाल आप देख सकते हैं टाइप ऑफ स्पीसीज पे। यहाँ पे जो है स्पीसीज के सारे डेफिनेशन दे दिए गए हैं और बोला है मैच करो। यहाँ पे भी सेम स्पीसीज के डेफिनेशन दे दिए गए हैं और बोला है मैच करो। ऑब्वियसली सारे स्पीसीज सेम टू सेम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का जो आस्क है वो सेम है। तो इस केसेस में जो है 80% मैच हो जाता है आपका रीफ्रेमिंग के केस में, कि भाई क्वेश्चन को जो है रीफ्रेम कर दिया गया है, जो आस्क है और जो बैकबोन है वो पूरा का पूरा सेम है। अगला सवाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो लगता है पूरा रिपीटेशन है, बट ऐसा नहीं है, ये एक्चुअल में रीफ्रेमिंग है। क्योंकि अगर आप ये स्टेटमेंट पढ़ते हो ना तो आपको समझ में आएगा कि नहीं पूरा स्टेटमेंट सेम नहीं है, लेकिन दोनों के जो आंसर्स थे वो लगभग सेम दे के रखे थे, क्योंकि दोनों में ही जो आप कह सकते हो कि इनकरेक्ट ऑप्शन थे वो सेम पूछ के रखे हैं। लेकिन क्योंकि स्टेटमेंट की लैंग्वेज बदल चुके हैं और आपको भी उसमें डिसाइड करना है कि यस वो ऑप्शन सही है या नहीं, तो क्वेश्चन तो लगभग मोर और लेस सेम रखा गया, लेकिन जो ऑप्शन थे उसको चेंज कर दिए गए। तो ये भी एक एग्जाम्पल है रीफ्रेमिंग का ही, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीजें आप काउंटर में बोलोगे वो काउंटर में सारी चीजें इस क्वेश्चन के ऑप्शन में इंक्लूड कर दी गई हैं। तो ये भी एक एग्जांपल है रीफ्रेमिंग का, लेकिन इसको बहुत स्मार्ट तरीके से रीफ्रेम किया गया है। बच्चा सोचेगा कि भाई ये तो क्वेश्चन पूरा सेम है, लेकिन जब तक वो ऑप्शन पढ़ेगा नहीं तब तक उसको समझ में नहीं आया कि नहीं क्वेश्चन पूरा सेम नहीं है, क्वेश्चन अलग है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल कि क्वेश्चन रीफ्रेम कैसे हुए हैं, क्वेश्चन रिपीट कैसे हुए हैं, कितने परसेंटेज रिपीट हुए हैं, कितने परसेंटेज रीफ्रेम हुए हैं। और इसी टाइप से जो है आप अगर पेपर देखते हो आपको बहुत सारा जो है क्वेश्चन इसी तरीके से रीफ्रेम होता हुआ दिखेगा। आप चाहें तो खुद भी 2011 से 2023 तक के पेपर को एनालाइज करके देख सकते हैं। मैंने भी एनालाइज करके देखा है, अच्छे खासे नंबर में जो है क्वेश्चन रीफ्रेम हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन रीफ्रेम हो या नया हो, एक हार्श रियलिटी यही है कि जब तक आप किसी टॉपिक को इन डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे आप क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाएंगे, चाहे वो क्वेश्चन नया बन के आया हो, चाहे वो रीफ्रेम हुआ हो, चाहे वो रिपीट हुआ हो। सो द ओनली की इज कि आप अच्छे से स्टडी कीजिए, इन डेप्थ स्टडी कीजिए, तभी आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन जो हो उसको आप डील कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी कोशिश पसंद आई होगी, एज वेल एज आपने इस सेशन से कुछ गेन किया होगा और काफी कुछ कंफ्यूजन जो है आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसके अलावा भी कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहे हो और आपको मेरी कोशिश पसंद आ रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।